हाय, हेलो। वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। मैं हूँ रावण। आप कौन है? कहाँ से मैं शुरू करेंगे? आप जहाँ से पूछे। चलो रावण से शुरू करते हैं। जी। रावण का अपने स्क्रिप्ट लिखे हैं। थोड़ा बहुत हो जाए रावण के जो अंदाज आया है अनुभव जी से। जी, एक्चुअली आपने कहा मैं चंबल से हूँ और चंबल के लिए बोला जाता है कि चंबल के लोग बागी होते हैं। बाकी हाँ, वैसे बहुत लोग बोलते हैं डाकू होते हैं, लेकिन डाकू नहीं, एक्चुअली चंबल के लोग बागी होते हैं। ओके। और रावण की कहानी भी ऐसे ही एक बागी की कहानी है। और जब ये कहानी मैंने लिखी थी तो मैंने मेरे किताब के लिए ये कहानी लिखी थी। ओके। लेकिन लॉकडाउन से पहले ये कहानी मैंने तैयार की थी। और लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से पब्लिशर्स और पब्लिकेशन हाउसेस की दुर्दशा थी, क्योंकि मेरी खुद की जो रूह थी उसको भी जिस तरह का प्रमोशन मिलना चाहिए था, जिस तरह की सेलिंग मिलनी चाहिए नहीं थी, वो हुए। नहीं हो पाई, क्योंकि जनवरी में ही बुक रिलीज हुई और मार्च में लॉकडाउन लॉकडाउन हुआ। हुआ। यस। लेकिन उसी वक्त मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं, किताब तो अभी ला नहीं सकती, क्या करूं। ऐसी 3-4 कहानियां मेरे पास थी। और मैं अनुभव मोहंती जी के लिए ऑलरेडी बायोग्राफी लिख रही थी उस वक्त। और व्हेन आई शेयर्ड माई स्टोरी विद हिम, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ये कहानी बहुत पसंद है, क्या मैं अपनी फिल्म के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे लिए तो एक और अपॉर्चुनिटी की तरह वो चीज़ हो गई कि क्या मेरी कहानी पर सच में फिल्म बन सकती बन है। सकती और है। उन्होंने कहा कि पहली बार हम कोशिश करेंगे कि पैन इंडिया इस फिल्म को लाया जाए। तो ओके। मुझे इससे और भी खुशी हुई कि क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश में लिखती हूँ, तो मुझे लगा कि अगर ये पैन इंडिया आएगी तो मैं शायद इसके आगे हिस्सा बन सकती हूँ। हिस्सा बन सकती हूँ और बेहतर तरीके से उस कहानी को और गढ़ सकती हूँ, बना ओके सकती ओके, हाँ। आउटपुट मच भी बेटर। हूँ। यस। ओके। जैसे कि मैंने बोला है आप चंबल से हैं। चंबल तो एक कंजर्वेटिव एरिया है। वो इलाका है, सब जानते हैं उसमें बारे में। चंबल से दिल्ली, दिल्ली से लोकसभा, लोकसभा टीवी तक जो सफ़र रहा, हाउ यू स्टार्टेड योर कैरियर, जी। और कब सोचे थे कि मुझे एंकर बनना है, लोकसभा टीवी में मुझे दिखना है, ये जो आता है ना, कैसे जी। आया वो फील, कैसे आया? आई ऑलवेज कॉल माई सेल्फ एज एन एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट। ओके मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है। ओके मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मुझे बनना क्या है। ओके। मैं जिस इलाके से बिलोंग करती हूँ, मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि मैं आत्मनिर्भर हो जाऊं। वो क्या काम होगा, कैसे होगा, वो नहीं। मतलब मेरे लिए इतना भी बहुत होता अगर मैं किसी स्कूल में टीचर वहाँ तो होती। चाइल्ड मैरिज भी ज़्यादा होता है। जी, अब चाइल्ड मैरिज नहीं होता है, लेकिन फिर भी लड़कियों की शादियां 18-19 साल में तो हो ही हाँ, जाती हैं, बहुत जल्दी क्योंकि हो सकती है। हाँ। जी जी, मेरी खुद की बहन की शादी भी 19 साल में हो गई थी। और ये डर मुझे बहुत था, क्योंकि जब मेरी बहन की शादी हुई उस वक्त मैंने 10th पास किया था। और जब मैं +1 में आई तो मुझे ये डर सताने लगा था कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि 12वीं में मैं जब पढ़ रही हूँ शादी हो। और मैं 17 साल की हूँ, यहाँ से जब तक पास आउट होंगी और 18 की हो हाँ जाऊंगी हाँ और हाँ शायद मेरी भी तो शादी नहीं हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, डर था। डर बहुत ज़्यादा था। और मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट थी। अच्छा। मुझे था कि पढ़ने में अच्छी हूँ एंड आई स्कोर्ड वेरी गुड। आई स्कोर्ड 90 इन माई वाओ। बायोलॉजी। बाय। ओके। मैं बायोलॉजी। तो मुझे लगा कि शायद कुछ और कर सकती हूँ, हाँ। कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी शादी तो नहीं करनी चाहिए मुझे। इट्स नॉट द राइट टाइम। ऑल्दो उस वक्त मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने फादर से इस बारे में बात भी करूं ओके। कि क्या मैं आगे कर सकती हूँ, क्या मेरी शादी तो नहीं होगी। हाँ। उतना एक गैप हमेशा बच्चों के और फादर के बीच में होता है, स्पेशली फादर डॉटर के बीच में इतना गैप होता है। और हम जिस खुल के इलाके बात से नहीं कर सकते हैं। खुल के बात नहीं। और पर मुझे लगता है कि अगर आप बात करने की कोशिश करते हैं तो वो बात सुनी जा सकती है। ये यस। मैंने उस वक्त से लगभग 10 साल बाद ये रियलाइज किया, लेकिन उस वक्त बात नहीं कर ये पाई हो सकता था। कि शायद वो, यस। क्योंकि मैं बागी हो गई उस वक्त। मुझे लगा कि मेरा जैसे ही 12वीं होगा और मेरी शादी होगी और मैंने डिसाइड किया कि मैं घर छोड़ दूंगी। ओके। फिर मैंने घर छोड़ दिया।
और आगे तक क्या हुआ, मतलब कैसे दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में कैसे लोकसभा तक पहुंच गए आपने? दिल्ली तो बहुत बाद में पहुंची हूँ। 2011 में जब मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही इंदौर पहुंची, ओके। क्योंकि मैं जहाँ पैदा हुई हूँ, हम लोग चंबल से हैं, और मैं मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो दतिया से कुछ 20-25 किलोमीटर। दतिया मैं आपको बता दूं कि हाँ। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा छोटा, डिस्ट्रिक्ट हाँ, है, यस। सबसे छोटा ज़िला है, और उससे भी हमारे शहर में बहुत अच्छे स्कूल्स नहीं नहीं थे। थे। और जो एक दो स्कूल्स थे वहाँ पे मेरे फादर मुझे नहीं पढ़ा सकते थे। ओके। तो मेरे फादर ने डिसाइड किया कि तीनों बच्चों में मैं एकेडमिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस टेस्ट दिलवाते हैं, अगर उसमें सिलेक्ट हो गई तो चली जाएगी। हाँ। और मैंने वो एग्ज़ाम दिया, आई गॉट सिलेक्टेड, एंड दैट्स हाउ आई हैड टेकन एडमिशन इन नवोदय विद्यालय। और मैं थैंकफुल हूँ कि मैं नवोदय गई, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो डिसिप्लिन लाइफ वहाँ पर होती है, जो आत्मनिर्भर आप बनते हैं, क्योंकि एक छोटा बच्चा अकेले रहता है, अपने कपड़े खुद वॉश करता है, अपनी छोटी छोटी चीज़ों की जुगाड़ जो खुद खुद को करता है। करना चाहिए। यस। तो मुझे लगता है कि भले मुझे बहुत बेहतरीन बड़े स्कूल्स ना मिले हों, अच्छा, लेकिन अच्छे स्कूल मिल ही गया। हाँ, मतलब जो मेरी लाइफ को चेंज कर सकता था, यस। जिस जगह से मैं बिलोंग करती थी, क्योंकि मेरे भाई बहनों को तो ये भी नहीं मिला है जो मुझे मिला। अच्छा। तो बस इस तरह से जब वहाँ से निकली, तो मध्य प्रदेश में इंदौर एक शहर है, हमारे लिए तो वो भी ड्रीम होता था। हमारे लिए तो ग्वालियर भी होता था कि कभी ग्वालियर झांसी के बाजार चले जाएंगे। अच्छा। कि हाँ, एक वक्त भी ऐसा था। हाँ, मतलब कि झांसी कैसा दिखता है, सुनते थे ग्वालियर तो बहुत बड़ा होता है, वहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं। तो मेरा नवोदय विद्यालय में रह के सीधा इंदौर की तरफ मूव करना, कुछ नहीं पता था कि क्या होगा, हो गया, हाँ। कैसे मैनेज करूंगी। सिर्फ इतना था कि यहाँ रही तो शादी हो जाएगी, क्योंकि दीदी की शादी हो गई और शादी नहीं करनी थी। बस यही बात बस था। ये सोच के मैं घर से निकल गई, जिसने कभी लाइफ में अकेले ट्रेवल नहीं किया था। मैं क्या सोच के अपनी मम्मी के वॉलेट से लगभग 500 के 2 नोट्स लेके चोरी किए थे? बता नहीं सकती थी। लगता था मम्मी तो पापा को बता देगी, रोक लिया तो शादी हो गई तो। मीडिया में आप एग्री कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि आपने चोरी किए हैं 1000 रुपए? 1000 रुपए की मैंने चोरी नहीं की, पर मैंने बिना बताए पैसे लिए। वही तो हुआ। जी। और पर मैं सच्ची भी थी कि मेरे पिताजी बहुत ही रिलीजियस हैं, बहुत स्पिरिचुअल बाद में ये हैं। पता चला कि नहीं कि जागृति ने उठाए लिए थे? जी, नहीं, अब बिल्कुल, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स स्ट्रेस में रहें, या ये सोचे कि आमतौर पर क्या होता है कि इतने कंजर्वेटिव माहौल में जब लड़की घर से गायब हो, कोई भी बच्चा घर से गायब हो, तो ये समझा जाता है कभी किसी लड़के के साथ तो नहीं भाग हाँ, गई, हाँ, या लड़का किसी हाँ, लड़की के साथ तो नहीं भाग हाँ, गया। हाँ, हाँ। तो मुझे वो भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वही तो कारण था जो मैं जा रही थी, एग्जैक्टली, हाँ। कि लड़का ही नहीं चाहिए था, शादी करनी ही नहीं थी। तो मेरे पापा रामचरितमानस का पाठ हर दिन करते हैं, तब भी किया करते थे। तो रामचरितमानस में वो एक धागा लगा दिया जाता है ना कि अगले दिन जहाँ से पढ़ेंगे। हाँ। तो मैंने वहाँ पे एक लेटर लिखा, ओके। और उसको वहाँ रख दिया कि पापा जब सुबह पढ़ेंगे तो उनको यहाँ पे मिल जाएगा। उसमें मैंने पापा को लिखा कि मैं घर जोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी शादी हो जाएगी। और उनको मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, अपने दम पे कुछ करना चाहती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि ये जो सब कुछ मैं बचपन से देख रही हूँ, मैं एक कुएं की मेंढक नहीं बनना चाहती। और ये सच है कि मैं किसी लड़के को नहीं जानती हूँ, और स्कूल में मैंने कभी लड़कों से बात भी नहीं की, क्योंकि हमारे स्कूल में परमिशन ही नहीं थी लड़के लड़कियों को आपस में बात करने की। अलग अलग था। कोई स्कूल था, क्वाइट था, क्लासेस एक साथ होते थे, लेकिन कम्युनिकेशन अलाउड नहीं था। ओके। तो मैंने कहा कि मैं किसी लड़के, 12th तो पास किया है और वहीं से तो निकली हूँ, तो मैंने कहा कोई लड़के को जानती भी नहीं हूँ अभी तक, और किसी लड़के के लिए नहीं जा रही हूँ।
सिर्फ अपने लिए जा रही हूँ, अपना करियर बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती मैं जिंदगी में क्या करूंगी, लेकिन मैं घर वापस तभी आऊंगी जब कुछ कर लूंगी। ओके। ये कॉन्फिडेंस देके मैंने उनको सॉरी बोला और वो लेटर में छोड़ के गई। जाहिर सी बात है कि जब रात को नहीं दिख होंगी तो माँ बाप की क्या हालत हुई होगी, किस मुश्किल से वो गुजरे उस होंगे। वक्त। जी, मैं बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकती कि मैं 17 साल की थी और मैं जिस बचपने में थी, इमेच्योर डिसीजन कहूँ या हिम्मती डिसीजन कहूँ, पर उनके लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा, आई कैन नेवर इमेजिन दिस थिंग। लेकिन अगले दिन जब पापा तो पूरी रात सोए भी नहीं, अगले दिन जब उन्होंने पढ़ा, मुझे कांटेक्ट किया, मैंने अपना फ़ोन ऑन किया तो पापा से मेरी बात हुई। वो बहुत रोई, मैं भी बहुत रोई। और जो उन्होंने कहा कि एक बार बात तो की होती, मतलब सिर्फ उस डर से, मैं उस डर से भाग रही थी। मतलब जो कहते हैं ना कि आप जब तक अपने डर से भागेंगे तब तक ही सारी मुश्किलें हैं। और मेरा वो डर था कि कहीं ऐसा हो नहीं जाए, इसके लिए मैंने कोशिश भी नहीं की कि अपने पेरेंट्स से बात करती। लेकिन उन्होंने मुझे हिम्मत दी। फिर भी मैंने पापा को कहा कि मैं जानती हूँ कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छे नहीं है, अब बस आप मुझे मॉरली सपोर्ट करो, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मत करो। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, अगर आप मुझे अभी बस इतनी हेल्प कर दीजिए, कुछ थोड़ा बहुत पैसा मुझे भेज दीजिए, सो दैट मैं एक शुरुआत कर सकूं। और मुझे याद है कि बस वो कुछ 1 महीने का खर्च मेरे फादर ने मेरे पे किया, और उसी दौरान मैंने एक कॉल सेंटर में अपनी जॉब शुरू की। ओके। और कॉल सेंटर के साथ साथ जॉब करते हुए मैंने कॉलेजेस देखना शुरू किए, और इस तरह मैंने बायोटेक्नोलॉजी में अपना ग्रेजुएशन भी शुरू किया। और धीरे धीरे करके मैंने एक और जॉब शुरू की जो कैफ़े की जॉब थी। और जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैं रात को कॉल सेंटर कंटिन्यू करती थी और दिन में अपना कॉलेज करती थी। और इस तरह से मैं अपना कॉलेज किया। लेकिन उसमें भी देखिए, मैंने अपने फादर का दिल दोबारा दुखाया। हाँ। क्योंकि मेरा जो कॉलेज था वो प्रेस कॉम्प्लेक्स के बीच में था, जहाँ पर सारा मीडिया हाउस था। हाँ। और डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, रिपोर्टर्स, एंकर्स को मैं जब वहाँ देखती थी तो मुझे लगता था, मैं भी तो स्कूल में यही करती थी, कोई भी फंक्शन होता था तो मैं ही एंकरिंग करती थी, एनुअल फंक्शंस और उन सब चीज़ों में। मुझे लगा ये लोग तो कुछ अलग नहीं कर रहे जो मैं अपने स्कूल में किया करती थी। मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हुई कि एक मीडिया हाउस में मैं सीधा एंटर करती। और तब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था मेरे कॉलेज का, और मुझे देखना था कि पेपर कैसे छपता है। ओके। हाँ। और आप मेरी डेस्टिनी देखिए, जो मैंने कहा था कि एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट। मैं न्यूज़पेपर जहाँ प्रिंट होते हैं वहां तो नहीं पहुंची, लेकिन उसी न्यूज़पेपर का जो लोकल चैनल एक था फर्स्ट फ्लोर पर, मैं वहां पहुंच गई जहाँ ऑडिशंस चल रहे थे। और वहां अभी ये बताते हुए भी मेरे हाथों से स्वेटिंग हो रही है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि उस वक्त एट द एज ऑफ 17 में कितनी नर्वस रही होंगी कि बिना किसी को बताए, बिना परमिशन के एक संस्थान में घुस आए हैं जहाँ पे वो मुझे फॉर्म दे रहे हैं, नाम लिखिए, भरिए, ऑडिशन दीजिए। और जैसे ही मैं अंदर पहुंची, वहाँ टीपी लगा हुआ था, वहाँ एक स्क्रिप्ट थी, न्यूज़ बुलेटिन्स थे, और मुझे बोला गया कि ठीक है पढ़िए। मैंने उनको बोला कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप बस एक बार पढ़ के दिखा दीजिए मुझे, तो मैं वैसे पढ़ दूंगी। उनको मुझ पर दया आई, और आमतौर पर ये होता नहीं है कि आप ऑडिशन देने आए, हम आपको पढ़ के दिखाएं। बिल्कुल। पर मैंने कहा कि वो डेस्टिनी। और वो, मुझे उनका नाम भी याद, उनका नाम वीनस हुआ करता था, जो मैम थी। उन्होंने मुझे पढ़ के दिखाया और मैंने बस भगवान का नाम लिया, और जो लिखा था वो पढ़ के मैं आ गई। लगभग 7-8 दिन बाद मुझे कॉल आया कि आप आइए। मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई, कि कोई लड़की घुस आई थी बिना बताए। जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने कहा हमें आपकी आवाज़ अच्छी लगी, हमें आपकी आवाज़ का मोटिवेशन अच्छा लगा, और मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में उन्होंने कहा कि आपका, जब हमने फॉर्म देखा तो उसमें था कि अभी आप फर्स्ट ईयर में ही हैं, तो कम से कम ग्रेजुएट तो होना चाहिए जॉब के लिए, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। मैंने सोचा कि
टीवी पर दिखेंगे, लोकल चैनल था लेकिन टीवी पर टीवी तो दिखेंगे। हाँ हाँ वो भी वो लड़की जिसने कभी अपने स्कूल में टीवी नहीं देखी थी। हमारे नवोदय विद्यालय में जब तक मैं पढ़ी तब तक वहाँ टीवी टीवी नहीं नहीं हुआ था, करता ओके। था, तो मैंने कभी टीवी नहीं देखा था। मैंने सिर्फ किताबें पढ़ी थी, इसीलिए मुझे राइटिंग का शौक पड़ा शौक था। हाँ जी। मैंने उनको बोला कि सर मुझे तो पैसों की ज़रूरत है, मुझे प्लीज़ रख रख लीजिए। लीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा हम कुछ कोशिश करते हैं, क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको जॉब पे नहीं रखेंगे कि हर महीने की सैलरी दें, लेकिन हम आपको ऐसे रखेंगे कि जिस जिस दिन आप काम करोगे हम उस दिन का पेमेंट देंगे। उस दिन का पेमेंट ओके देंगे आपको 300 रुपए पर दिन। ओके, कॉन्ट्रेक्चुअल हाँ, तो वो इस तरह से मेरा वो पहला मीडिया में शुरुआत हुआ। काम शुरू हुआ। 10 दिन मिलते थे तो 10x3, 20 दिन मिलते थे तो 20x3। तो इस तरीके से कभी 6,000 कभी 3,000 रुपए मुझे मिलते थे और मैं इतनी खुश थी। और ये कैमरा मुझे इतना अपनी तरफ उस खींच वक्त लिए। अट्रैक्ट कर रहा था, मैं भूल गई कि पढ़ाई क्या कर रही हूँ। और तब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे जर्नलिज्म करना है। यस तो फिर से मैंने पापा को बोला कि मैं कॉलेज छोड़ रही हूँ क्योंकि अब मैं मास कॉम करूँगी। मेरे पिताजी बोले मास कॉम क्या होता है, क्योंकि उनको लगा था कि ये बायोलॉजी में ये कर रही है, बाद में कुछ पीजी करेगी, रिसर्च वगैरह में चली जाएगी। और मेडिकल के लिए ऑप्शन मैंने उन्हें दिया था, पर वो बोले कि मेडिकल की कोचिंग के लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने मेडिकल के लिए ट्राई नहीं किया। पापा इतने डिस्टर्ब हुए कि ये जर्नलिज्म क्या है। वो बोले टीवी टीवी तो मेट्रोज में जो पैदा होते हैं वो टीवी में काम करते हैं। हाँ। हम लोग इंजीनियर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं या प्रोफेसर बनते हैं। वो बोले अभी ग्रेजुएशन करो, फिर मास्टर्स करो, उसके बाद अगर कुछ पीएचडी वगैरह कर पाई तो वो करो, और उसके बाद किसी स्कूल या कॉलेज में ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई करो। पर मैंने फिर से ठान ली कि जब मैंने तब आ गई थी। ये लड़की फिर से भटक गई। पर मुझे अंदर से यही आवाज आई कि मैं अब मास कॉम ही करूँगी। ओके। तो उसके लिए एक स्पेशल एग्ज़ाम था, मैंने उस एग्ज़ाम को दिया, वो एग्ज़ाम भी मेरा क्रैक हुआ और मुझे एक अच्छा कॉलेज मिला। एंड दैट्स हाउ आई withdrew from biotechnology and got admitted in mass communication honors। और उसके साथ साथ मैं ये जो लोकल चैनल थी उसको कंटिन्यू मैंने किया। और उसके बाद मैंने अपना कॉल सेंटर का काम लगभग 1 साल बाद बंद किया। और इसमें चलता रहा क्योंकि ये एक फिक्स जॉब नहीं थी और मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट थी, मुझे अपने कॉलेज की फीस वगैरह भी देखनी होती थी। तो मुझे जो भी काम मिलता था मैं वो लेती थी, चाहे वो जिम में सर्विंग का काम हो, जो वाटर कॉफ़ी वगैरह सर्व करने के लिए। ये किए हैं आपने? हाँ, वहाँ। पक्का? हाँ जी, ही ये इंदौर में सारी चीज़ें थी। मुझे जो भी मिलता था, जैसे कॉलेज में क्या होता है कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपके फ्रेंड्स बनते हैं। हाँ। और आप जब अपना प्रॉब्लम शेयर करते हो तो वहाँ से वो जो भी हेल्प कर सकते हैं करते हैं। कि मेरा भाई जिम जाता है, मैं उनको पूछता हूँ क्या कर सकते हैं। कोई कहता है कि हमारा भाई एक रेस्टोरेंट में मैनेजर है, हम पूछते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से। और जब आपको ये है कि पलट के नहीं देखना है तो आपके लिए उस वक्त होता है सर्वाइवल, कि सर्वाइव करने के लिए आप क्या कर सकते हो। करूँ तो करूँ क्या? और मुझे वो काम भी बहुत बड़े लगते थे। मुझे ऐसे लगता था मैं खुद अर्न कर रही हूँ, मुझे ऐसे लगता था इसी के लिए तो मैं निकली अपने दम पे इंडिपेंडेंट होने के लिए, क्योंकि मुझे ये तो पता ही नहीं था जीवन में बनना क्या है। हाँ, जीवन में बनना क्या है ये तो पता ही नहीं था। ये था कि खुद से करना है। हाँ। जो करना है कि अगर एक कपड़ा खरीद रही हूँ तो वो मैं खरीद सकूं, कुछ खा रही हूँ तो वो मैं अपने पैसों से खरीद सकूं। मतलब कम से कम आज़ादी जो हो वो दिमाग की आज़ादी सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए वही सशक्तिकरण है। और सशक्त हर इंसान को होना चाहिए, वो ऐसे लड़की हो या लड़का हो, इस ऐसे जेंडर के हिसाब से नहीं, हर किसी को होना चाहिए, हर किसी को होना चाहिए। और हाउसवाइफ होना भी एक जॉब है, वो भी एक सशक्तिकरण है, क्योंकि हर लड़की में हिम्मत नहीं होती कि घर चलाने के लिए। यस,
चॉइस से हाउसवाइफ बने, लोग मजबूरी से हाउसवाइफ बनते हैं, इसलिए सारी जिंदगी परेशान रहते हैं कि मेरे साथ ज्यादती होती है। जब आप चॉइस से हाउसवाइफ बनते हो कि मैं हाउसवाइफ हूँ, हाँ, मुझे बनना है, प्राउड फील करते हैं। हाँ। कितने लोग हैं जो अपनी लाखों की जॉब छोड़ के हाउसवाइफ बनना चाहते हैं कि नहीं, मैं अपने बच्चों को, अपने घर को टाइम देना चाहती हूँ, वो उनकी चॉइस है, मेरा वाइफ है। हाँ, वो भी एम्पावरमेंट है। यस। एक घर चलाना बहुत, उसको मैनेज करना बहुत बड़ा टास्क है। हाँ, एग्जैक्टली। वो भी तब जब सबको मैनेज करना पड़ता है कि आप बाहर ऑफिस भी जा सकते हैं, आप उतने एजुकेटेड हैं, उसके बावजूद आप मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी चॉइस से हाउसवाइफ बनते हैं, वो एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है। यस। ओके, बहुत हो गया हमारा सीरियस बात। जी। थोड़ा बड़ा पोएम हो जाए आपसे। जी बिल्कुल। जो मैं औरतों को लेकर जो सोचती हूँ या औरतों की जो पीड़ा को मैं समझती हूँ, उसको लेकर मैंने जो पोइट्रीज की हैं, वो बातें अभी तक किसी को पता ही नहीं है एक्चुअली। और पुरुष की पीड़ा पर भी मैंने कविता लिखी है। दोनों को आपने देखा है? मैं बिल्कुल देखा है, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, मुझसे बड़ी बहन है और बहन से बड़ा एक भाई है। ओके। तो मैंने दोनों को देखा है, क्योंकि अपनी अपनी टाइम में, अपनी अपनी सिचुएशन, अपने अपने फेज में दोनों कहीं ना कहीं टूटे हैं, दोनों ने दर्द झेला है, दोनों ने ब्रेकअप्स भी सहे हैं। तो मैंने भाई को भी कभी रोते हुए देखा है, बहन को भी तकलीफ में देखा है। yes. ये पोइम जो है मैंने व्हेन आई वाज इन 11th, आपके यहाँ शायद कुछ और बोलते हैं 11th नहीं, 11th ही बोलते हैं। अच्छा, ओके। +2 जो होता है, +1 10th के बाद। हाँ, 10th के बाद। +2 का 2 सेमेस्टर होता है, एक 1 का एक 2 का, वही होता है 11th और 12th। ये पोइम जब मैं स्कूल में थी 10th या 11th में, मैंने तब लिखी थी। ओके। और इसका टाइटल मैंने दिया था नादान लड़की। नादान लड़की, अच्छा। जी, क्योंकि आप टीनेज में बहुत ही नाइव होते हैं एकदम। हाँ, बहुत जो कुछ भी सोचते हैं ना, अजूबे सोचते हैं, बस लगता है कि यही सब कुछ है। हाँ। और उस वक्त आपकी फीलिंग्स, आपकी सोच भी इतनी प्योर होती है, क्योंकि उसमें मिलावट नहीं होती है। तुमने ही दिया है एहसास को जन्म, जीवन को रस, गजलों को रंग और धरा को अन्न। ओके। तुमसे ही मिला है आसमान को धरती से प्रेम, तुमसे ही उठती है आंखों में लहर, थिरक आती है होठों पर हंसी, बज उठता है आत्मा में संगीत, तुमसे ही। फिर किस सोच में हो, क्यों उदास हो, ओ नादान लड़की। ओह, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। कभी सोचे नहीं होंगे? बिल्कुल। ये लड़की नादान है कि नादान नहीं है? ये लड़की नादान है? नहीं, हर इंसान कहीं ना कहीं नादान होता है। मैं कह रही हूँ ना कि हर इंसान की जिंदगी का एक वक्त होता है जहाँ पर उसमें कोई मिलावट नहीं होती है, और हर इंसान हर किसी के साथ एक जैसा होता भी नहीं है। थोड़ा बुरा, थोड़ा अच्छा होता है। हाँ। वो शख्स जो किसी और के लिए शायद जान दे दे, किसी और को लगे कि मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। ओके, लेट्स कम टू द ओडिशा चैप्टर। जागृति, कभी सोचे थे कि ओडिशा में आपको लेकर ऐसा कुछ चर्चा होगा कि एक दिन आपको भी क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ और मुझे कोई कांटेक्ट भी नहीं किए हैं? आपका तो कोई, आपसे भी तो शायद कोई कांटेक्ट नहीं किए होंगे ये जो चैनल वाले। नहीं, कभी भी नहीं। ओडिया समझ सकते हो कि नहीं? हाँ, क्योंकि इतनी बातें मेरे बारे में हुई है कि उनको समझने के लिए पहले मुझे उड़िया समझना बहुत जरूरी था। तो इस तरह मैंने धीरे धीरे उड़िया सीखना शुरू किया। और एबे मु टिके टिके उड़िया सीखुची, कहूची, बेसी सुनुची। ओके, ओडिशा रे फर्स्ट टाइम जेते बेले आपन को अगेंस्ट स्टोरी हला कि वर्षा प्रियदर्शिनी और अनुभव महांती हजबैंड वाइफ जो कपल तांका लाइफ थिला, से मैरिटल लाइफ भितरे जागृति शुक्ला कोठना कोठी एंट्री करी सारी चंती।
इवन इफ आई इवन डोंट नो कि आपण से झियो की नुह वर्षा थरे अधे कहिसेंती आउ तांको पिटिशन रे मध्ये लिखिसेंती कि अनुभव कर जणे दिल्ली बांधवी उभय भितर मैरिटल डिस्टर्बेंस हेची सो आपण सेही दिल्ली बांधवी बोली कहीं जानी नथिले जे पर्यंत अनुभव आपण को विश करि नथिले बर्थडे विश जेबे अनुभव आपण को बर्थडे विश कले दे केम टू नो कि बोधे ये यू मे बी दैट पर्सन कि ये बोधे सेही दिल्ली बांधवी जहां को नेके तांको डिस्टर्बेंसेस हेची नो वन वांट टू बी क्लैरिफाई कि आपण सीए कि नुह इवन फ्रॉम योर साइड और अनुभव साइड और वर्षा साइड कई काटू भी बुझी नांती बस मन बोला कि यही है वो लड़की आपका पिक्चर आया न्यूज़ बन गया और आप छा गए। ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी और इतना टफ टाइम था मेरे लिए कि जहाँ पर आप मे बी शब्द यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर आप शायद कह रहे हैं, जहाँ पर आप चीज़ों को लेकर आपके पास कोई पुख्ता ठोस सबूत भी नहीं है, किसी के पास नहीं है नहीं, और उसमें आप धड़ल्ले से बिना हिचकिचाए मेरे पिक्चर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने मेरा चेहरा पूरे उड़ीसा को बता दिया है, ये कहकर कि शायद ये तो नहीं, हाँ। लेकिन उस शायद मैं मीडिया से बिलोंग करती हूँ, मैं जानती हूँ कि आखिर के एक्सक्लेमेशन मार्क से क्या बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता बहुत है, कुछ लोगों हो की सकता है। जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं, बन तो किसी की नहीं सकती उस एक्सक्लेमेशन मार्क से। अगर आपको सवाल करना है तो आप क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप किसी चीज के लिए को लेकर श्योर है तो आप फुल स्टॉप का इस्तेमाल कीजिए। एकदम ये एक्सक्लेमेशन की वजह से इतनी परेशानियां लोगों के जीवन में आती हैं, चाहे पब्लिक फिगर्स हो। मैं तो इस फ्रेटर्निटी से थी, मुझ तक रीच आउट करना, मुझ तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम नहीं था। मुझे इंस्टा पे कमेंट करके भी अगर कोई बात करना चाहता था, बोल सकता था कि हम बात करना चाहते हैं, इस चैनल से हैं या इस मीडिया हाउस से हैं। आपने मेरा चेहरा मेरे बारे में बात करने से पहले, उसको दिखाने से पहले, उस न्यूज़ को दिखाने से पहले कंफर्म करना भी नहीं समझा कि वो ज़रूरी है। आप मेरे बारे में डिक्लेरेशन दे दिए, आपने वर्डिक्ट दे दी, और आप साथ में ये भी कहते रहे उस पिटिशन में उन्होंने भी डायरेक्टली मेरा कोई नाम नहीं लिखा है, कभी भी नहीं उन्होंने कभी नहीं बोला है। लेकिन आपसे पहले भी कभी नहीं बोले हैं जी, कौन? वर्षा आपसे पहले भी कभी नहीं आपके नाम नहीं, या किसी के नाम भी नहीं लिए हैं जी। लेकिन पहले भी उन्होंने इस तरह की बातें की हैं कि हाँ। अपने स्पाउस को लेके, अपने हस्बैंड को लेके कि उनके बहुत सारे संबंध हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन पहले भी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया ना। इस बार भी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। और उस बार पहले भी मीडिया ने उन लड़कियों के चेहरे दिखाए और मीडिया ने इस बार भी मेरा चेहरा दिखाया, और मुझे इस चीज़ से बहुत तकलीफ हुई है कि कम से कम मैं आप ही के बीच की एक इंसान थी। आप ये कोशिश कर सकते थे कि हमारे बीच की साथी का नाम उछल रहा है, हम एक बार कोशिश करके पूछते हैं कि आखिर क्या बात है। एग्जैक्टली। क्योंकि हमको पता है कि हमारा प्रोफेशन जो है वो हमेशा पब्लिक फिगर्स से बात करने के लिए ही हमें नौकरी के लिए पैसे दिए जाते हैं कि आपका किन के साथ में आप संपर्क साध सकते हैं, किन के से आप संवाद कर सकते हैं, किन से आप इंटरव्यूज कर सकते हैं, किन से आप बाइट्स ला सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कैसे कैसे नंबर्स निकालने पड़ते हैं, कैसे कैसे कांटेक्ट आप करते हैं, कितनी लिंक्स जोड़ते हैं उस एक शख्स से मिलने के लिए या बात करने के लिए, जैसा मेरा हुआ अभी जी। और उसके बाद जब आप वहां तक पहुंचते कोशिश तो करना चाहिए ना, दिन रात ये सारी चीजें करके वहां पर आपको पता चले कि उन 10 लोगों से जिनसे आप मिलते हैं और आप ही के नाम कनेक्ट किए जा रहे हैं, किसके द्वारा? आपके अपनों के द्वारा। मेरे लिए तो मीडिया मेरी फैमिली था। मैं 12 सालों से इसी फैमिली का पार्ट हूँ, पर कोई मेरे तक पहुंचा ही नहीं, कभी किसी से बात नहीं की, नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल, नॉट अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट बहुत जर्नलिस्ट के आते थे, हाँ, जो मेरे पिक्चर्स भी लाइक करते थे, और वो लोग मेरे बारे में न्यूज़ भी करते थे। दिस इज जर्नलिज्म, दिस इज जर्नलिज्म। ओके। कितने आप केते बुझिले माने ओडिसा को नै कि आपनकर हार्ट कोन कहे कि व्हाट अबाउट ओडिसा, व्हाट अबाउट ओडिया पीपल?
मुझे लगता है कि यहाँ के लोग बहुत ही इनोसेंट है। मुझे जैसे ये नादान लड़की थी, मुझे उड़िया लोगों के लिए सच में लगता है कि वो बहुत नादान लोग हैं, ओके। सच्चे लोग हैं। हम्म। क्योंकि आमतौर पर किसी को किसी की जिंदगी के बारे में पड़ी नहीं है। आज भी मेट्रो सिटीज वगैरह में कौन आसपास रह रहा है उसका भी ठिकाना नहीं होता नहीं है कि होता हमारे है। बगल वाले फ्लैट में कौन रह रहा है, पास वाली बिल्डिंग में कौन रहता है। हम्म। लेकिन यहाँ पर इस तरह से है कि एक किसी घर में परेशानी चल रही है या कोई कोर्ट तक गया है तो करोड़ों लोगों को उस चीज से तकलीफ है और उस बारे में वो जानना चाहते हैं। हम्म। तो सोचिए कितने नादान लोग हैं। ओके। और एक बात और है जी कि लोकों को जानिबार थिला कि अनुभव वर्षा कॉन्फ्लिक्ट भितर जी जागृति को रोल कौन, जागृति को रोल को मीडिया देखेला कि इट में विलेन और ये विलेन ही है, इस इनके वजह से ये घर बिखर गया। जब ये पता चला आपको फर्स्ट टाइम जो न्यूज़ देखे आपने बा जैसे आपको पता चला, वो क्या था, आपका फीलिंग्स क्या था? कभी रोए हैं इसके बारे में? आंसू आई हैं आंखों में? आंसू नहीं, मतलब इस तरह के ख्यालात भी आए हैं कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ लाइफ। ओके। कि एक बहुत कम एज में घर छोड़कर जाना, खुद को प्रूव करने के लिए कि शादी नहीं करनी है, अपना करियर बनाना है। और आप देखते हैं कि 12 साल बाद आपकी आइडेंटिटी को इस तरीके से हैम्पर किया जा रहा है, जहां पर आपकी पहचान दी जा रही है कि आप किसी की शादी टूटने का कारण है। वो लड़की जिसकी शादी नहीं हो जाए उसके लिए वो घर छोड़कर भाग के अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहती थी। और मैं तो सामने वाली की जिंदगी में क्या स्ट्रगल हुए हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या कुछ सहा है, या उनके क्या डिस्प्यूट्स हैं, चाहे पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल क्या इश्यूज हैं, मैं तो उसको लिख रही थी एज अ बायोग्राफर किताब में। लेकिन मैं कब इन सारी चीज़ों का हिस्सा बन जाऊंगी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। 7 से 8 महीने तक वो किताब लिखने के बाद मुझे इसमें घसीटा गया। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इस प्रोजेक्ट को गिव अप कर दूं या मैं क्या करूं। मैं जिस जगह जॉब कर रही थी 3 सालों से ज़्यादा वक्त में, मैंने कितने ही प्रोग्राम्स किए हैं, हाँ। कितने ही इंटरव्यूज़ किए हैं, वो कोई भी मेरा प्रोग्राम, मेरा कोई भी शो इंटरनेट पर मौजूद ही नहीं रहा। क्यों? यहाँ के लोग वहाँ सबको हटा दिया गया। एक्चुअली मेरा कोई भी काम नजर नहीं आता है आज की तारीख में कि मैंने अपनी लाइफ में आप तो एक्चुअली एक ही काम किए हो वर्षा और अनुभव के। बस यही नजर आता है। क्यों? क्योंकि मुझे जो बेइंतहा मोहब्बत नसीब हुई कमेंट्स में, मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में, शोज में जो मेरा काम में। था, जो मेरे इंटरव्यूज हैं, मैं किसी सेंट्रल मिनिस्टर के साथ में बैठ के इंटरव्यू कर रही हूँ, वहाँ नीचे लिख कर आ रहा है होम ब्रेकर है ये मतलब एज अ वुमन आपको बहुत तकलीफ होती है कि जब आपको एक दूसरी आपको लगता है कि किसी दूसरी औरत के साथ कुछ गलत हो रहा है शायद, लेकिन आप सेम टाइम में बिना सोचे बिना समझे आप उसको प्रोस्टिट्यूट बोल रहे हैं, आप उसे होम ब्रेकर बोल रहे हैं, आप उसे इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं। असहनीय होता है, मतलब इट्स इनटॉलरेबल। ऐसे में चैनल से मुझे इतने सवाल आने लगे दैट आई डिसाइडेड टू क्विट, और मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। तब मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं। मैं बहुत प्रॉब्लम्स थे। आप रोने की बात कर रहे हैं, कई रातों तक सोई नहीं हूँ, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप। मेरी वो रिलेशनशिप भी टूटी, ये जो मेरे बारे में इतनी सारी बातें हुई, क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू जस्टिफाई माई सेल्फ। मैं उस पोजीशन में ही नहीं थी जहाँ मैं कुछ समझा सकूं। आज बात करते करते मुझे 3 साल लग गए ऑलमोस्ट, जहाँ मैं बोल पा रही हूँ। मैंने कोशिश भी की, बीच में फेसबुक पर 1-2 बार मैंने अपनी बात रखने की कोशिश भी की, उसको भी बहुत ही मैन्युपुलेट करके दिखाया गया। कई बार मैं सोशल मीडिया से भी ऑन ऑफ हुई कि नहीं चाहिए, सोशल मीडिया नहीं चाहिए। घर वालों से बातचीत बंद हुई, क्योंकि पापा ने कहा कि तुम तो जब घर से निकली थी तो कुछ करने के लिए निकली थी, पर इतने सालों तक करने के बाद
इस तरह की बातें रिश्तेदार पूछते थे उनको, आपके कजिन्स, बहुत दूर दूर के रिलेटिव्स हैं। अगर मुझे लगभग 50-55 हज़ार लोग फेसबुक पर कनेक्टेड हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो फैमिली और रिलेटिव्स हैं। वो उनको क्वेश्चंस करते थे कि आखिर क्या बात है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। अचानक से मेरे शहर में अनुभव मोहंती का नाम भी बहुत पॉपुलर हो गया, क्योंकि हमारा इतना छोटा शहर था जहाँ से बहुत ही कम लड़कियाँ कुछ बन पाती हैं। मैं उनमें से एक थी, तो आई वॉज क्वाइट पॉपुलर इन माई शहर, इन माई अपने अपने काम के लिए नहीं, अपने काम के लिए ही फेमस थी। लेकिन बाद में ये चर्चा का विषय बना कि पहले कहा गया कि आमतौर पर उड़ीसा को बहुत सारे लोगों को लगता है वो साउथ में है, तो कहा गया साउथ के कोई पॉलिटिशियन है जिनके साथ में मेरे रिश्ते हैं, मेरा अफेयर है। और जो उनकी भाई की बेटी है उसको लेके कहा गया कि उनका बच्चा भी है, उनका बच्चा भी है। और सोचिए एक माँ अपने बच्चे को लेके अब क्या करेगी। माय गॉड जी। और मैं ऐसा कि मेरा जो करंट रिलेशनशिप है वो मुझसे दूर जा रहा है। हाँ। मेरे पेरेंट्स मुझसे दूर जा रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर सब कुछ क्या है। मैं जिन संस्थानों में काम करती आई हूँ वहाँ के मेरे कोलीग्स मुझसे पूछ रहे हैं कि ऐसा कुछ है क्या, तुम्हारा और उनका सर का कुछ है क्या। लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं कि एक्चुअली में दो लोगों का बॉन्ड है क्या। इस तरीके से लगता है कि जैसे जर्नलिस्ट जो मेरे कोलीग्स हैं वो बात कर रहे हैं कि मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन राज्यसभा टीवी में एक एंकर थी, तो उनकी भी एक पॉलिटिशियन के साथ में जो बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है उनके साथ में शादी हुई थी। तो मुझे उनका नाम लेके 2 बोला जाने लगा। पार्ट 2 है। जबकि वो बहुत ही हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रही हैं आज के तारीख में। और आपका लाइफ तो सैडेट हो गया। मेरी लाइफ में आई एम स्वेटिंग, आई एम टेलिंग यू हाउ नर्वस आई एम व्हेन आई टॉक अबाउट इट, बिकॉज आई सफर्ड अ लॉट। लोग बात कर रहे थे 2 पब्लिक फिगर्स के बारे में। मैं बलि का बकरा थी। मुझसे किसी को लेना देना नहीं है उड़ीसा में कि मैं कौन हूँ, मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैंने क्या स्ट्रगल किया, मैंने क्या किया। इस जस्ट कि उनको अनुभव मोहंती के बारे में बात करनी है, जस्ट कि उनको उनकी स्पाउस के बारे में बात करनी है, और मैं उस के बीच का एक इंग्रेडिएंट हूँ, मैं एक मसाला हूँ सिर्फ, जो उनके मैटर को स्पाइस दे रहा है। हाँ। मैं उसमें क्या सफर कर रही हूँ, मैं उसमें किस ट्रॉमा से गुजर रही हूँ, कुछ भी नहीं। मुझे बैक टू बैक अपने 2 जॉब्स क्विट करने पड़े, और मुझे इतना मेंटली मैं अनफिट हुई उस वक्त कि जब मैंने मिनिस्ट्री ज्वाइन किया लोकसभा छोड़ने के बाद, मुझे कुछ ही महीनों में मिनिस्ट्री ऑफर हुआ। मुझे जब इस तरह की चीजें आने लगी कि अनुभव मोहंती ने मुझे मंत्रालय में वो जॉब दिलाई होगी, हाँ, इस तरह की बातें जब मैंने कुछ महीनों में वहां से क्विट कर दिया, क्योंकि मुझे वो टैग भी नहीं चाहिए था। मेरी जो कार थी, जो अपनी कार मैंने खरीदी थी, वो बात होने लगी कि ये कार मुझे अनुभव मोहंती ने गिफ्ट की है। गिफ्टेड। कोई भी चीज जो मैं लग्जरी जो मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया था, वो हर चीज ऐसे होने लगा है कि वो सब मुझे है, वो अनुभव मोहंती मुझे गिफ्ट करते हैं। बट आई ट्राइड टू फेस इट, एंड इसमें बहुत वक्त भी लगा, बहुत ज़्यादा वक्त लगा। 1 साल में 365 दिन होते हैं, 3 साल हो गया, 24 घंटे एक दिन में, और उसको फेस करते 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 अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करते करते एक बहुत बड़ा वक्त लगा। लेकिन आई एम थैंकफुल टू अनुभव मोहंतीज़ फैमिली कि जब मेरी फैमिली मुझसे दूर जा रही थी, तब उन्होंने जिम्मा लिया कि मेरी फैमिली को मुझसे मिलाया जाए। And that's how I got my parents, I got my family back. मेरा पास भी कोई शब्द नहीं है कि मैं बयां कर सकता हूं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा था और क्या होने वाला है। लेकिन एक बात तो ये है कि
आप भी एक लड़की हैं, वो भी एक औरत है, मतलब आप दोनों ही एक कम्युनिटी के हो। एक औरत जब दूसरे औरत के ऊपर एक ये एलिगेशन लाता है कि ये होम ब्रेकर है, यही मेरा परिवार को बिखर देती है, विल यू कंफर्टेबल कि ऐसा बात नहीं होनी चाहिए कि जो उनके ऊपर बीत रहा है ना वो आपके ऊपर भी बीत रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जस्ट बिकॉज आई एम नॉट अ मैरिड वुमन। अच्छा ओके, एक बात, वर्षा कभी कॉल किए हैं आपके पास, आपसे कभी बात हुआ है उनका? नहीं, कभी कभी भी नहीं? मुझे ये बहुत ही स्ट्रेंज भी लगा एक वक्त तक, कि जब आपको ऐसा लगता है कि कोई कारण है आपकी शादी टूटने का, या मुझसे भी पहले उन्होंने कुछ सालों पहले ऐसे इंटरव्यूज दिए हैं जिसमें कहा है कि कुछ लोग हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके पर्सनल लाइफ में। तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी वहां भी कांटेक्ट किया है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल कोशिश भी नहीं की। कभी नहीं। आपकी बात जब कोर्ट में है, जब आपको पता है कि आज नहीं तो कल आप सेपरेट होंगे ही, हाँ। और जब आप ये क्लेम करते हैं कि आप उस शादी को बचाना चाहते हैं, ऐसे में जिसे आप कारण भी मानते हैं, आप उस व्यक्ति को एक बार कोशिश भी नहीं किए कि उसे फोन किया जाए या उसे मैसेज किया जाए, कांटेक्ट किया जाए, पूछा जाए, कम से कम मेरी राय तो ली जाती कि आखिर में आप दोनों के बीच में कुछ है भी या नहीं, एकदम, या मेरा कोई डाउट है या मुझे किसी ने कुछ बोला है, ये लग रहा है मुझे, ये तो पूछना चाहिए था। आपने तो सीधा अपने हस्बैंड को भी सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, और आपने दूसरी औरत की इज्जत को भी रोड पर लाके खड़ा कर दिया, बिना अपने हस्बैंड से बात किए, बिना उस लड़की से बात किए जिसको आपने इसमें इन्वॉल्व किया है। और मैं तो उनसे कभी मिली ही नहीं। आप यकीन मानिए कि मैंने जब बायोग्राफी शुरू की, मैं अनुभव मोहंती की फैमिली के हर एक शख्स से मिली हूँ, ओके, एक्सेप्ट हिज वाइफ। क्यों? क्योंकि वो मौजूद ही नहीं थी वहां। ओके, वो अच्छा, दे वर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स कि मैं फोन पर भी बातचीत करती। और वो उनके आपकी तरफ से कभी ट्राई हुआ था बात करने के लिए उनके साथ? मैं अपनी तरफ से कांटेक्ट उनसे कैसे कर सकती हूँ, जबकि उनके हस्बैंड जिनकी मैं बायोग्राफी लिख रही हूँ वो टॉकिंग टर्म्स में नहीं है। एक बायोग्राफी आप जिसके लिए लिखते हैं, आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किन लोगों से वो कंटेंट ले सकते हैं जहां पर आप जिसके बारे में लिख रहे हैं वो बायस ना हो, मैंने इस बायोग्राफी में हर उस इंसान की ओपिनियन लिखी है और उस इंसान का विजन अबाउट अनुभव मोहंती लिखा है एज इट इज, जिसमें मेरी अपनी एक वर्ड की भी कोई ओपिनियन नहीं है। जैसे अगर आप उनके दोस्त होते तो मैं आपसे सवाल करती और आप जो कहते मैं वही लिखती। मैंने इसमें किसी तरह का कोई नैरेटिव नहीं लिखा है अपना। जिसने जो कहा, आपकी खुद की कोई राय नहीं है? मेरी कोई राय नहीं है। उनके स्कूल टीचर्स की जो उन पर राय है वो, उनके डायरेक्टर्स की उन पर जो राय है वो, उनके टेक्नीशियंस की जो राय है वो, उनके घर की भाभीियों की जो उन पर राय है वो, उनके भाई उनके बारे में जो सोचते हैं वो, उनसे जुड़े हुए लोग अनुभव मोहंती को एज अ पर्सन या अनुभव मोहंती को कैसे जानते हैं, यहाँ तक कि अनुभव मोहंती जिस दुकान में बचपन से पीठा खाया करते थे, वो मासी के पीठे से भी बात करके बात की गई है कि किस तरीके से उनका बचपन आपने देखा है, और जो उन्होंने कहा वही उस किताब में दर्ज है। लेकिन मैं जब तक उन तक पहुंचती, क्योंकि ये जो उनकी मैरिटल पर्सनल लाइफ है, एक्चुअली बायोग्राफी आप जब शुरू करते हैं आप चाइल्डहुड से शुरू करते हैं। yes. जब मैंने चाइल्डहुड से शुरू किया, एक अनुभव मोहंती जो पैदा होता है और वो शादी जो उसकी होती है 32 साल की उम्र में, तब तक तो मुझे पहुंचने में लगभग 1-1.5 साल लगता एकदम लिखते लिखते, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 इयर्स मुझे इस बायोग्राफी को कंप्लीट करने में लगे हैं। मैं वर्षा प्रियदर्शनी से कांटेक्ट करने के बारे में सोचती भी जब उनका पार्ट आता, तब तक तो उस मैं डिक्लेयर हो चुकी थी मीडिया के सामने कि मैं वजह हूँ, मैं ये सारी चीजें हूँ, और मैं इस बात से फैमिलियर भी नहीं थी कि अनुभव मोहंती ने
कब डिवोर्स फाइल किया है कोर्ट में। ओके। क्योंकि मैं जो काम कर रही थी वो इस पर बात कर रही थी उनके दोस्तों से कि आप स्कूल में किस तरह जाया करते थे, उनका पहला अफेयर किसके साथ था, अच्छा। वो स्कूल में डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते थे या नहीं करते थे, क्योंकि वो आज की तारीख में पॉलिटिशियन है तो वो बैकग्राउंड चेक करने के लिए मैं उनकी काफी मेहनत करने थे होगे। हाँ। मैं उनकी मैरिटल लाइफ तक पहुंची नहीं थी। हाँ। जिस वक्त मेरे साथ ये सब हुआ मैं तब तक उनकी मॉडलिंग लाइफ तक पहुंची थी। ओके। लिखते हुए ओके। उनकी मॉडलिंग लाइफ तक पहुंची थी और मैंने वो डायबिटीज वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। ओके। मैं ये जरूर करती एज अ राइटर, ये ऑथेंटिसिटी के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि एक सही कंटेंट पहुंचे। इसके लिए आप हर उस इंसान से कांटेक्ट करते हैं जिसके बारे में आप जिक्र करते हैं। पर मैं उनकी स्पाउस तक पहुंचती उससे पहले उनकी स्पाउस ने ये डिक्लेयर कर दिया कि मेरा अनुभव मोहंती के साथ संबंध है, पर डायरेक्टली नहीं किया। लेकिन उनके फैन पेजेस वगैरह सब कुछ किए। तो नीदर यू आर किड नॉर मी अ किड कि ये किस तरह से चीजें होती हैं। वी ऑल वर्क इन पब्लिक डोमेन एंड वी अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी वेल। हाँ एकदम। एज अ वुमन समटाइम्स आई रियली फील, जब एक औरत ही माना जाता है कि एक ऐसी इंसान होती है जो हर रिश्ते को सहेज के रखना चाहती है। वो चाहती है कि अगर कोई रिश्ता टूट रहा हो तो वो किसी तरह अंतिम कोशिश करती है कि वो बच जाए, सेव हो जाए। और इसके लिए वो हर जतन करती है, जहां से जो भी पॉसिबल हो सके वो हर कोशिश करती है। पर यहाँ पर मैं आपको यही कह रही हूँ कि जो सबसे बड़ा कारण आपको अपनी जिंदगी में लगा, आपने वहां कोशिश ही नहीं की। बिल्कुल नहीं की। बिल्कुल भी नहीं की कि आपको लगता है ये कारण है और आप वहां तक कोशिश भी नहीं की है कि वहां तक पहुंचा भी जाए। तो इसके पीछे मंशा क्या है, इसके पीछे इंटेंशन क्या है, वो आई कैन नॉट टेल। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि आई एम ऑल्सो अ वुमन। क्योंकि मैं मैरिड वुमन नहीं हूँ, इट डजेंट मीन मेरे पास कोई राइट्स नहीं है या मेरी डिग्निटी नहीं है। मैं भी सेम प्रोसीजर से ही इस दुनिया में आई हूँ। जैसे हर माँ दर्द सह के अपने बच्चे को पैदा करती है, वैसे ही मैं भी इस दुनिया में आई हूँ। मैंने भी अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत कुछ किया है और मैंने तो 6 शहर बदले हैं तब मैं दिल्ली पहुंची हूँ। पहले दतिया, फिर इंदौर, फिर कानपुर, नोएडा, तब दिल्ली, भोपाल भी था बीच में। तो इतना सब कुछ करने के बाद 6 शहर बदल के मैं दिल्ली पहुंची हूँ। वो पार्लियामेंट, जब मैं नोएडा में जॉब करती थी जी में, और मैं जब पार्लियामेंट को देखती थी तो मुझे लगता था कि यहाँ आने के लिए पहले जीतना पड़ता है इलेक्शन। उस जगह पर मैंने काम किया है और जब मैंने उस जगह पे मेरी जॉब लगी, मैंने उस पार्लियामेंट के पैर छुए थे क्योंकि मुझे ये लगा था कि यही वो जगह है जहाँ से पूरा देश चलता है। ये इतना इम्पोर्टेंट जगह है, ये टेम्पल है, ये डेमोक्रेसी है। और वहां पर रह के मुझे ऐसे लगता है कि उसी वक्त मेरा दूरदर्शन में भी सिलेक्शन हुआ था। कभी कभी लगता है कि काश लोकसभा की जगह दूरदर्शन चुना होता तो शायद जिंदगी अलग होती। मेरा काम है, कुछ और होती, मेरी आइडेंटिटी छीनी नहीं जाती। हाँ नहीं आपन को लागुनी कि आपन सहित कथा बा जरूरी थिला तांकर, आपनकर ओपिनियन नबा जरूरी थिला, आपन सहित तांकर कौन टाइप रो रिलेशनशिप, आपण बायोग्राफी लिखुचंती तांकर बात, तांकर सहित कथा हेइचंती, कथा होउचंती, तांकर परिवार सहित कथा होउचंती, एई समय रे आपन को अननेसेसरीली जेमती ड्रैग करा गला, आपन सहित इनजस्टिस हेइचे और आपन को जस्टिस दरकार एथि पई। जी बिल्कुल। और मैं अब किसी को कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहती हूँ और ना ही मैं चाहती हूँ कि मुझ पर किसी तरीके की कोई दया भी दिखाए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट इतना पेशेंस रहे कि मेरी बात ही सुनी जा सके और एज अ वुमन मुझे भी इतना अधिकार मिले कि मैं अपनी बात को रख सकूं। क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस मेरे पास भी उतना ही होना चाहिए कि कुछ लोगों को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, उनके लिए लोग बोलने के लिए हैं। सारी मीडिया ने
और बहुत सारे लोगों ने जो मेरे कमेंट्स में आके या मुझे ईमेल्स करके जो धमकियां दी या मुझे गालियां दी, मुझे इतना अब्यूज किया, जैसे मुझे कितना मेंटली टॉर्चर मैंने महसूस किया है, वहां पे उन्हें वो कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके पास इतने लोग हैं कहने के लिए, मेरे पास कोई नहीं है कहने के लिए। मेरे पेरेंट्स वो लोग हैं कि जब मुझे कोई स्टेज पे बचपन में अवार्ड मिल जाता था स्कूल कॉलेज में, तो भी वो ऊपर नहीं आ सकते थे। मतलब दे आर सच पीपल कि वो नहीं डरते हैं कि हम नहीं आ पाएंगे। और मेरे पास नहीं है कोई मेरा अपनी टीम जो मेरे बिहाफ पर बात कर सके। मेरे बारे में जानने के लिए आपको मुझे ही सुनना होगा, मेरे बारे में बात करने के लिए मुझसे ही पूछना होगा, और वही मेरे साथ कभी कोशिश हुई ही नहीं है। और आज जब आप लोगों ने कोशिश की है, मैं बात कर रही हूँ, और तब भी कहना चाहती थी कि कोई मुझे सुन ले, बिकॉज देयर वॉज नोबडी जो मुझे सुने। क्या इंटेंशन होगा आपके हिसाब से कि जागृति को क्यों ड्रैग किया गया इसके अंदर? मुझे लगता है कि जैसे आपने मुझ तक पहुंचे, मुझसे बात करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि एक बार आपको वहां भी ट्राई करना चाहिए कि इस बात को वो बता सके कि क्या इंटेंशन थी, वो कौन से एविडेंसेस हैं जिनके बेसिस पे उन्होंने ये डिक्लेरेशन दिया, और ऐसी उनको क्या तकलीफ थी कि अनुभव मोहंती की बायोग्राफी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मैं सिर्फ वही काम तो कर रही थी, मैं एक बायोग्राफर थी, मैं उनके बारे में लिख रही थी, उनकी जिंदगी के बारे में लिख रही थी। अपना एक, अगर किसी की जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, तो दूसरा पार्टनर अपने पार्टनर की उपलब्धियों पर बहुत खुश होता है, उसके अचीवमेंट में अपने अचीवमेंट मानता है, तो उसको सपोर्ट करता है। ऐसे में ये तकलीफ उनको क्या थी, उनसे ही पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं चाहती थी कि ये बायोग्राफी सामने आए। और ये बायोग्राफी सामने ना आ जाए इसके लिए आपने मेरा ही नाम जोड़ दिया, मेरा नाम लिए बिना। तो ये इंटेंशन उनका क्या है मैं नहीं जानती, मीडिया का क्या इंटेंशन है वो मैं समझ सकती हूँ कि स्पाइसेस ओके, बहुत सारा बात हो ही रहा है। केबे लागिची आपन को जे बोधे बायोग्राफी लिखिवाटा मोर गोटे मस्त बड़ भूल थला, जदि मु अनुभव महांती जगह आउ कहार बायोग्राफी लिखि थांदी बोधे मते एतिकी कथा देखिया पे मिल न थांता। ए बायोग्राफी लिखिकी मु गोटे मस्त बड़ भूल करची, गिल्टी फील हुए केबे कि केबे आपण रियलाइज करंती कि ना मते एमती करिवार नथिला? अगर अनुभव मोहंती की लाइफ के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में कहा जाए, वो मुझे भूल नहीं लगती है, क्योंकि मैं आपको सच कहती हूँ, अनुभव मोहंती की स्टोरी एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, जो मुझे लगता है कि उड़ीसा के यूथ तक वो कहानी पहुँचनी चाहिए। वो कहानी ऐसे बहुत से युवाओं को इंस्पायर करेगी जो कुछ बनने का ख्वाब देखते हैं, क्योंकि अनुभव मोहंती भी एक लोअर मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वहाँ से निकलकर आज वो इस राज्य के सुपरस्टार हैं, और इतना इम्पोर्टेंट पर्सन है, इतना इम्पोर्टेंस वो लोगों की ज़िंदगी में रखते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, या अनुभव मोहंती सारे दिन क्या करते हैं, उनका रूटीन क्या है, कब जागते हैं, कब सोते हैं, ये आज हर किसी के घर का एक डिस्कशन है, एक टॉपिक है डिस्कशन का। तो वो अचीव करने के लिए कि आप हर किसी की जिंदगी का डिस्कशन का पार्ट हो, उसके लिए बहुत बड़ा हार्डवर्क होता है, उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है, कड़ी मेहनत होती है। वो कहानी लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए, और इसी विश्वास के साथ मैं भी उनकी कहानी से इंस्पायर हुई कि जो बच्चा 16 साल की उम्र से इंसुलिन पर, जिसे पता हो कि ज़िंदगी भर सर्वाइव करेगा, और आमतौर पर आप डायबिटिक पेशेंट को देखते हैं वो बहुत कमज़ोर, वीक और पतले हो जाते हैं, लेकिन अनुभव मोहंती ने अपनी उसी कमज़ोरी को स्ट्रेंथ बनाया। आज लोग उनकी मसल्स, उनकी बॉडी को देखकर इंस्पायर होते हैं और जिम जाते हैं।
और मुझे भी बहुत इंस्पिरेशन मिली इस तरह की चीज़ें करने की। और जब मैं इन सारे अपनी लाइफ में स्ट्रगल देख रही थी कि मैं ऐसी जगह पैदा हुई जो बहुत कंजर्वेटिव थी, मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिला, ये सब बातें जब मैं सोचती थी, लेकिन जब उनकी लाइफ के बारे में मैं देख रही थी और जब ये मैरिटल डिस्कॉर्ड की चीज़ें सामने आई और जिस तरीके से उन पर मीडिया ट्रायल हुआ, उनको वुमनाइजर कहा गया, उनके पिटिशन डालने के 2 महीने बाद उन पे डीवी डाउरी और बहुत मल्टीपल केसेस आए, उस टाइम पर जो मैंने उनको अपनी फैमिली को संभालते हुए देखा है, फैमिली परेशान है, पर सोचिए जिस जिसके व्यक्ति ऊपर ये पर गुजर हो रहा रहा है, है हाँ। वो कितना परेशान होगा, लेकिन वो उस वक्त भी अपने फैंस को बता रहे हैं कि हिम्मत रखो, वो अपनी फैमिली को बता रहे हैं कि हिम्मत रखो। उस सब से मुझे भी हिम्मत मिली जो मेरे साथ हो रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि मेरे साथ जो हो रहा है वो गलत तो बहुत हो रहा है, लेकिन वो मेरा दुख इनके दुख से नहीं बढ़ा है। हाँ, मेरा रिश्ता टूटा, मेरे कुछ महीनों के लिए मेरे माँ बाप ने मुझसे बात भी करना बंद किया, लेकिन फिर भी मुझे ये लगा कि मुझे ये प्रोजेक्ट बंद नहीं करना चाहिए बायोग्राफी का। और अगर मैं शुरू नहीं करती तो डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी आज कुछ और होती, लेकिन मैंने शुरू किया। जब मैंने लगभग 1 साल उसमें काम कर लिया, मैंने जब उनके लाइफ की एक एक परत खोली, तब मुझे ये ज़रूर यकीन हुआ कि मुझे ये प्रोजेक्ट अब गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी इमेज तो मलाइन हुई है, उसको तो ठेस पहुंची है, और उस पर डटकर खड़े होना भी अब मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि कोई मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। मेरे ना, लिए तब भी किसी ने कुछ नहीं किया था जब मैं 17 साल की बच्ची थी और घर घर छोड़ छोड़कर, के, हाँ। मुझे दिन में भी और रात को जॉब मैं खुद ही करती थी। हम्म। कोई ऐसा नहीं था जो ये कहता था कि तुम सिर्फ पढ़ाई करो और हम महीने का पैसा भेज देंगे, ना ही कोई रिश्तेदार, ना ही कोई दोस्त। तो मुझे पता था कि आज भी जो फेज चल रहा है मेरा, इससे ओवरकम मुझे ही करना है, वक्त लगेगा। आज भी बात करते हुए तकलीफ होती है, लेकिन अनुभव मोहंती की जिंदगी पर लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी डिपेंड करती है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए इस प्रोजेक्ट को। उनकी बायोग्राफी आनी चाहिए, सो दैट जो युवा है, जो यूथ है उड़ीसा का, इनफैक्ट हम इसको हिंदी इंग्लिश में भी ला रहे हैं कि ग्लोबली ये किताब पहुंचे और उनकी लाइफ से इंस्पायर हो यूथ, कि अगर अनुभव मोहंती कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। ओके, ये दिस इज योर फर्स्ट बायोग्राफी या Yes. इससे पहले? नहीं, इससे पहले ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि क्यों मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हुई इस हाँ। बायोग्राफी में। मैंने इससे पहले एक पोइट्री कलेक्शन, बाकी मैं अपने आर्टिकल्स जो थे वो प्रिंट मीडिया के लिए लिखती थी, और कहानियों की एक किताब तैयार की थी जिसमें से कहानी रावण भी है। और बायोग्राफी जैसा प्रोजेक्ट मेरे लिए पहला था, और ये प्रोजेक्ट मुझे उनके पीए की तरफ से आया था। ओके। जब मैंने अपनी किताब उन्हें गिफ्ट की, और मुझे उनके पीए ने बोला कि लगभग 1 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ अनुभव मोहंती जी की बायोग्राफी लिखने का, लेकिन क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ, तो मुझे इसको लिखने में थोड़ी मुश्किलात आ रही है, तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? ओके। तो मैंने अपने मेंटर और अपने दोस्त से बात की, तो इसमें मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे को राइटर हैं आकाशदीप शुक्ला जो अस्तित्व के नाम से लिखते हैं। तो हम दोनों ही इस किताब के बारे में इसमें सीरियसली सोचे, और हमने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी पर्सनालिटी हैं कि जिनके बारे में लिखना चाहिए। और हम लोग नॉर्थ से, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हमको लगता है कि दूसरे राज्यों में भी पर्सनालिटीज है। यस, तो हमें लगा कि हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे। They have to come out. यस, वो भी बाहर आना चाहिए, और हमारा भी दायरा बढ़ता है एक प्रोफेशनल के तौर पर। लेकिन मेरे राइटर को इस बात का बहुत दुख होता है कि उसके बारे में कोई बात नहीं होती है, सिर्फ मेरे बारे में बात होती है। जागृति सब कुछ खा ली। ओके, इसके आगे और क्या प्लान है? मतलब ये तो अनुभव मोहंती का बायोग्राफी हो गया, आपका तो ऑटोबायोग्राफी आ ही गया न्यूज चैनल में, सो आगे का प्लान क्या है? और किसी का बायोग्राफी लिखना है? डेफिनेटली लिखने को लेके कोई भी प्रोजेक्ट मिलेगा और मुझे लगता है कि मुझे उस पर काम करना चाहिए, मैं ज़रूर लिखूंगी। और मुझे उड़ीसा से भी कुछ प्रोजेक्ट्स मिले हैं लिखने के लिए, और मुझे लगा कि अगर मुझे काम मिल रहा है और आप अपने काम के ज़रिए लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उड़ीसा के लोगों को या
मेरे शहर में भी जिस तरीके का इम्प्रेशन ये गया है कि कोई साउथ के एमपी हैं जो कि ईस्ट के एमपी हैं, जिनके साथ मेरा इन्वॉल्वमेंट है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी आइडेंटिटी यहाँ तक सीमित रहे। मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा क्या कैलिबर है, मेरी क्या क्रिएटिविटी है, और मैं क्या काम करती आई हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ और क्या कर सकती हूँ, ये भी लोगों तक पहुँचे। और उड़ीसा की मिट्टी ने मुझे अगर नफ़रत दी है, मेरी इमेज ख़राब की है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने काम के ज़रिए, अपनी क्रिएटिविटी के ज़रिए उनको ये भी बता सकूँ कि मेरे पास बहुत कुछ है जो आप देख सकते हैं। ओके, थोड़ा बहुत रावण के बारे में भी बात करेंगे। रावण का आइडिया कैसे आया और ये वाला किस्सा कब शुरू हुआ रावण का? जी, ये दशहरा 2019 का दशहरा था। और दिल्ली में रामलीला मैदान और ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर रावण दहन बहुत ही बड़े धूमधाम से तरीके से मनाया जाता है। क्योंकि मैं एक पोइट भी हूँ, तो कोई भी ओकेजन आता है तो उस ओकेजन में मैं एक पोइट्री लिखने की कोशिश करती हूँ। तो उस दिन भी मैंने सोचा कि आज रावण के ऊपर कुछ लिखते हैं। उससे पहले तक मैं दशहरा वगैरह पे कभी कुछ लिखती थी तो मैं राम के ऊपर लिखती थी। कि राम ने रावण को क्यों मारा, ये एक बुराई है, ईविल है, इस तरीके से। पर उस दिन बहुत ही सोचते हुए जब रावण की लाइफ को देखा कि वो परम ब्रह्म ज्ञानी, जो अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाला इंसान, जिसने शिव तांडव की रचना की, शिव जी का परम भक्त, वो उनकी जिंदगी में किस तरह से वो एक ऐसा काम किए जिससे वो रावण, ऐसा रावण बने जिनका दहन आपको हर साल करना पड़ता है। तो वो अहंकार था, वो एक बुराई थी, अहंकार था। रावण बुरा नहीं था, रावण का अहंकार बुरा था। और वहां से मुझे लगा कि ये हर साल हम रावण जलाते हैं पर बुराई को नहीं जलाते हैं। तब मैंने ये लिखा था कि तुम रावण को बनाते हो उसे जलाने के लिए, लेकिन जो बुराई तुम्हारे अंदर है वो कब तक जलती रहेगी। और इस तरीके की वो एक कविता थी जो कि आज की तारीख में वो डायलॉग में कन्वर्ट किया मैंने कि तुमने मुझे बनाया जलाने के लिए, पर एक आग मेरे अंदर भी सुलग रही है। महादेव की सौगंध, मैं लौटूंगा उन सबको जलाने जिनका हाथ है मुझे बनाने में। मैं हूँ रावण, मैं रावण। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। उड़ीसा को लेके क्या प्लान है? घर बसाने का इरादा है यहाँ पे? उड़ीसा को लेकर अभी मुझे यही प्लान है कि जो भी काम मुझे मिल रहे हैं उनको पूरी शिद्दत से करूं। और मुझे सच में मैं प्रे करती हूँ कि मेरे फ्रेंड जो कि आज मेरा एक परिवार भी, अनुभव मोहंती के साथ अब हम लोग इतने फैमिलियर हो चुके हैं, मेरी फैमिली इतनी इन्वॉल्व हो चुकी है, नाउ वी आर अ वन फैमिली। और हम सच में ये चाहते हैं कि जिस भी मुश्किल के वक्त में वो हैं उससे बाहर निकलें। और अब मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर मुझे घर बसाने की जरूरत नहीं है, मेरा ऑलरेडी घर है। मैं यहाँ पर ऐसे कई घर हैं जिनका मैं पार्ट बन चुकी हूँ। संजय भैया, नीतू भाभी, आप उनके घर में बैठकर ही इस वक्त मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये भी मेरा अब घर है। मैं जब आना चाहती हूँ यहाँ आती हूँ, जब रहना चाहती हूँ यहाँ रहती हूँ, जो खाना चाहती हूँ अपनी मर्जी से खाती हूँ। तो धीरे 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 अब ये पूरा स्टेट जो है वो मेरा घर ही बनता जा रहा है। और जो चीज़ पहले तकलीफ देती थी कि मेरे बारे में ये लोग क्यों ऐसा बोलते हैं, आज प्यार भी इतना मिल रहा है कि ऐसे लगता है कि अगर शायद वो सब नहीं हुआ होता, अगर अननेसेसरली मेरे नाम का जिक्र नहीं हुआ होता, तो कितने ब्यूटीफुल वंडरफुल लोग भी इस राज्य में रहते हैं मुझे नहीं पता चलता। ओके, हम इंटरव्यू के लास्ट में हैं और 2-3 मिनट में खत्म भी हो जाएगा जी। थोड़ा ओडिया में बात कर लेते हैं। वेरी स्वीट ऑफ यू। ओडिया रे कौन जानी चाहती, ओडिया रे कौन कही परिवे? ओडिया लैंग्वेज को मु बेसी भल पाए। मु सीखी ओ मु कही भी ओडिशा वासिन को आई लव यू ऑल। प्लीज
try to hate me less and please try to love me more, try to know about me more. जिबे आपो सबो चाहिए टू मुझे समझने के लिए, आई एम सॉरी, मते बुझिबाकू, हाँ मते बुझिबाकू मैं उतने बेहतर तरीके से आपके सामने आपको नजर आऊंगी। ओके, मते जेते बुझिबाकू चेष्टा करिवे मु सेते भलरे आपनका सामने रे छिड़ा हेतिबी। जी, जो इन्होंने कहा वही मैं आप लोगों से कह रही हूँ। एंड मो बेसी भला पाए एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिस तरह की चीजें आप लोगों के सामने आई हैं उससे बहुत ज्यादा है मेरे बारे में जानने के लिए। एंड मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं किसी तरह की कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह एक कॉमन इंसान हूँ जो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करके यहाँ तक आई हूँ। तो आप लोगों के बीच की एक इंसान हूँ, तो मुझे वैसे ही समझने की कोशिश कीजिए कि आप ही के परिवार का एक बच्चा अगर इस तरह की कंडीशन में जाए तो वो कैसे इस सिचुएशन को फेस करेगा। ओके, थोड़ा चिट चैट हो जाए लास्ट में, थोड़ा हंसी मजाक हो जाए। ओडिशा आछंती, ओडिशा रे जते बेले रहउचंती, दिस इज योर सेकंड टाइम शायद? जी हाँ, इससे पहले मेरे को राइटर यहाँ आते जाते रहे। अच्छा, एठी कोन भलो लागे? आपण भुवनेश्वर बुलुचंती, कटक गले ना जाई नांती? कटक नो, कटक जाई नांती। ओके, भुवनेश्वर बुलिचंती। भुवनेश्वर रे आपण कोन देखुचंती? भुवनेश्वर टाउन, व्हाट अबाउट दिस टाउन? दिस इज अ ब्यूटीफुल लेडी। yes दिस टाउन इज वेरी ब्यूटीफुल। yes and this is capital of course कि आपको Yes. अगर उड़ीसा तक पहुंचना है तो आपको भुवनेश्वर भुवनेश्वर तो ही आना हाँ, पड़ेगा। आना पड़ेगा। लेकिन उड़ीसा के बारे में मैं सच बताऊं तो मेरा पहला प्यार है यहाँ पर जगन्नाथ जी। ओके, क्योंकि मैं कृष्ण की नगरी के पास से आती हूँ जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया और लीलाएं रची, मथुरा वृंदावन। और बचपन से मम्मी का एक ख्वाब था कि वो तीर्थ करना चाहती हैं और जगन्नाथपुरी के दर्शन करना चाहती हैं। आज मुझे ऐसे लगता है कि जाने अनजाने में भले नफरतों के बाजारों से निकलकर आज मेरे पास ये एक आशा की किरण है कि मैं अपने पेरेंट्स को जगन्नाथ के दर्शन तो करवा ही सकती हूँ, क्योंकि मैं कभी नहीं सोची यू थी कि- डिजर्व इट। जी ये तो करना चाहिए जी। और मुझे सच में ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो दिल में जो मैं लॉर्ड कृष्णा की भक्त हूँ कि ये सब कुछ लॉर्ड कृष्णा ने हिम्मत दी है और उन्होंने अपने पास तक बुलाने का ये एक मीडियम था। आई लिटरली जब मैं स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से सोचती हूँ तो मुझे सच में लगता है। और इस बार जब मैं आई हूँ तो मैं जगन्नाथ दर्शन करने ज़रूर जाऊँगी। और पिछली बार मैंने कोशिश की थी पर वो इतना छोटी विजिट थी मेरी कि मैं दर्शन नहीं कर पाई थी। सबसे ज़्यादा मैं इस राज्य को सिर्फ जगन्नाथ जी की वजह से, और वो हैं तो इस स्टेट का जो मिजाज है, जो जो लोग हैं उनका भी, क्योंकि यहाँ हर कोई जगन्नाथ, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो जगन्नाथ की भक्ति ना करता हो। यहाँ तक कि दूसरे संप्रदाय के लोग भी जगन्नाथ को मानते हैं। एग्जैक्टली। और वो बहुत ही रेयर है कि जो दूसरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उनका भी डिवोशन है जगन्नाथ जी में। और जो पूरी दुनिया के भगवान हैं, जो जगत के नाथ हैं, उनके स्टेट तक, उनके घर तक पहुंचने में आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि आपने जिंदगी में कुछ पा लिया है और बहुत बड़ा पा लिया है। योर लाइफ साइकिल इज कंप्लीट व्हेन यू रीच टू जगन्नाथ। ओके, क्या खाने की पसंद होती है आपका? क्या अच्छा लगता है? मुझे यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ मैं आलू दम दही बड़ा। ओके, और कुछ ओडिया डिशेस जो आपको? पखड़ा मु खाई थी वंस, गोटे टाइम मु खाई थी पखड़ा एंड आई रियली एंजॉयड पखड़ा बिकॉज मैंने ओडिया डिशेस में सबसे पहले पखड़ा के ही बारे में सुना था। जब मैं कल्चर मिनिस्ट्री में काम करती थी तो हम लोग क्विजिन्स के बारे में भी कई बार कुछ बनाते थे, तो उसमें उड़ीसा की ये फेमस डिश है। लेकिन स्ट्रीट फूड की बात करें तो यहाँ जैसा
आलू दम दही बड़ा दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। अच्छा। और डेफिनेटली क्योंकि बंगाल और उड़ीसा की जो रसगुल्ले की लड़ाई है, तो मैंने बंगाल का रसगुल्ला खाया हुआ है, मुझे एक बार यहाँ का रसगुल्ला भी खाना है, सो दैट मैं ये सच में अभी तक टेस्ट नहीं किए हो? रसगुल्ला उड़ीसा रसगुल्ला उड़ीसा। अच्छा, इसी को चखने के लिए और ये जानने के लिए मुझे खाना है। और इसके लिए आपको कटक जाना पड़ेगा, कटक के रास्ते में ये मिल जाएगा आपको पहाड़ों में। जी मुझे बिल्कुल खाना है एंड आई एम वेटिंग फॉर इट, क्योंकि मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि रसगुल्ला कहाँ का है। रसगुल्ला उड़ीसा का ही है। यहाँ का एठिकार माछ बेंगल आपण खाइथवे फिशेस, एठिकार जो मैं वेजिटेरियन हूँ। ओ शुद्ध शाकाहारी। ओके, व्हाट अबाउट सनातनी? आप बहुत जिक्र करते हैं सनातनी का, जी क्या राय है आपका? जी एक्चुअली एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन जी। तो इस पर मेरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है। हिंदू रिलीजन जिसके बारे में हम बात करते हैं, एक्चुअली हिंदुइज्म एक रिलीजन है ही नहीं। हिंदुइज्म है लाइफस्टाइल, जीवन जीने की एक शैली, और हिंदुइज्म ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आस्तिक नास्तिक सेक्युलर जो सेक्युलर ना हो सबको अपनाया हुआ है। यहाँ आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप भक्ति कर सकते हैं, आप भगवान को ना भी मानेंगे तो भी आप एक्सेप्टेड हैं। यहाँ पर किसी भी तरह से कोई दंड नहीं दिया जाता है। तो ये है जीवन जीने की शैली। और सनातन जो है वो है एक परंपरा, एक इस तरीके का धर्म जहाँ पर आप मानते हैं वसुदेव कुटुंबकम, जहाँ आप मानते हैं सनातनी धर्म में कि पूरा विश्व जो है ना वो मेरा परिवार अपना है। जी ओके, ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लास्ट में ये इंटरव्यू कैसा रहा, और अगर अच्छा लगा है और अगर कोई शिकायत नहीं है हमसे तो थोड़ा हमारे सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। जी बिल्कुल, जागृति बोलेंगे तो बहुत ज्यादा सब्सक्राइब हो जाएगा। अच्छा लगा इस इंटरव्यू में, और मुझे सबसे अच्छा लगा कि एटलीस्ट आप में इतना पेशेंस है कि आप मेरी बात सुन भी सकें, क्योंकि इससे पहले तो हम ओडिया हैं, हमको सुनने की पेशेंस है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस इंटरव्यू को भी आई होप आप सबको पसंद आए। और मेरी यही विनती है कि अपने खुले दिल से और खुली आंखों से एक इंसान के बारे में जानने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। मैं कोई पब्लिक फिगर, कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, आप में से ही एक भले यहाँ जन्मी नहीं हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारी फैमिली है। तो जस्ट प्लीज ट्राई टू एक्सेप्ट मी अ पार्ट ऑफ योर फैमिली। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सो मेनी थैंक्स। आज कथा होथिले जागृति शुक्लांक सहित, जेमती ओडिसा रे जन्म होई नांती, ओडिसा को भलो पाउचंती, ओडियान को भलो पाउचंती, आ खास करी ओडिसा माटी रे ओडियानकर बायोग्राफी लेखिकी बहुत कथा बाहर को आनिया पई चेष्टा करिसेंते। और आशा करिवि निश्चित भाव में ए इंटरव्यू आपनक मन भितरे जो संदेह थिला, जो कथा थिला, जे गोटे परिवार को आउ गोटे झियो नष्ट कर दुथवा जो अभियोग, जहा को किछि न जानि कि या विषय रे किछि सत्यता न थाई कि बा या विषय रे कोनोसी तथ्य प्रमाण न थाई कि मीडिया रे जे भली भाव रे चर्चा करा जाउथला, जनकर तांको हृदय भी भांगी गला, तांको परिवार भी भांगी गला, और तांको कैरियर को भी भांगी दिया गला। अंतत पक्षे कहा सहित एमती न घटू। आ जदि मीडिया ट्रायल को बंद करा न जाए ताहले आगामी दिन रे केते जी जीवन भांगी जीवो तार हिसाब रहिबनी। आशा करछे इंटरव्यू आपनको निश्चित भाव भल लागितो। जदि भल लागिथाय चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं समस्त पाखे पहुंचातु। नमस्कार। जय जगन्नाथ।